आयोग तो गड़बड़ कहते हैं ना कि हम चुनावी पार्टी नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो सिर्फ 12 महीने चुनाव की तैयारी करती रहती है। देश में क्या हो रहा है, देश में आग लग रही है, देश में बच्चों के भविष्य का क्या हो रहा है, देश में महंगाई का क्या हो रहा है, ये सरकार को नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि चुनाव कैसे जीतना है। हाँ, तो इसीलिए तो मोदी जी ने कहा था वन नेशन वन इलेक्शन। मान लीजिए, झंझट खत्म, 5 साल में एक बार चुनाव होगा, 4.5 साल सब लोग आराम से काम करिए और कंस्ट्रक्टिव वे में, कटुता भी उतनी नहीं रहेगी, हर चुनाव में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा। 4.5 साल ईमानदारी से काम करिए देश के लिए, चाहे विपक्ष में हो या सत्ता, तो वो भी नहीं मानना है। फिर कहना है चुनावी वाली बात, तो हम ये कहते हैं अच्छा चुनाव नहीं तो ये राहुल गांधी जी क्या करने के लिए राजनीति में आए? भजन करने के लिए आए? भाई आपको भी तो चुनाव लड़ना है ना, और चुनाव अपने दम पे आज तक अखिलेश यादव जी का समर्थन ना हो तो रायबरेली सीट नहीं जीत सकते, और अगर 2/3 मुस्लिम बाहुल्य सीट ना होती तो वायनाड नहीं जीत सकते थे। यानी सुविधा की राजनीति, सुविधा की राजनीति करना। सुविधा की राजनीति क्या होती मैं आपको बताता हूं। जो तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रेटजिस्ट थे 2021 के चुनाव में, प्रशांत किशोर जी, उनका ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान था कि हमारी गिनती 30% से शुरू होती। 30% का मतलब क्या? 30% मुस्लिम। हर पार्टी के लिए बहुत सुविधाजनक है, मुस्लिम कट्टरपंथी नेताओं से हाथ मिलाओ और वो तुम्हारे लिए थोक विक्रेता का काम करेंगे और तुम्हें वो 30% वोट दिला देंगे। उसके बाद क्या करो, हिंदू समाज में ये फाइंड आउट करो कि उस राज्य में कौन सी 1 या 2 जाति है जो बड़ी संख्या में है, 7%, 8%, 10%। भयंकर जातिवाद की बात करके उसमें जाति में डिवाइड करके 1 जाति या 2 जाति हिंदू समाज की ले लो, फिर वो पूरा का पूरा चंक जो मिनिमम 10% से लेके 30% तक है मुस्लिम वोट, उसको ले लो। फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आराम से बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। तो ये होती है सुविधा की राजनीति। और फिर क्या करो, दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठ के वो जो अमेरिका से कुछ खबरें छपती हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, अल जजीरा में, राइटर्स में, फिर उसके बारे में लेके एक बयान दिलवाओ, फिर अमेरिका में जाके किसी से बयान दिलवाओ, उससे बयान दिलवाओ और सोचो कि सब कुछ हो जाएगा। ऐसे राजनीति परमानेंट नहीं चलती। धरातल पे उतर कर एक एक व्यक्ति के साथ मिलकर हम लोग वो हैं -30 से शुरुआत की है, ना जात की राजनीति की, ना धर्म की राजनीति की। आज आदमी कहता है कि हिंदू हिंदू दिखाई पड़ता है, अरे हिंदू इनके लिए है कहां? इनके लिए सिर्फ मुस्लिम है और जात है। लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, एक पेपर तो ठीक से करवा नहीं पा रही है। नीट पेपर लीक कांड हो या सीबीएसई में हुई गड़बड़ी हो, राहुल गांधी मुखरता के साथ सवाल पूछ रहे हैं और आप उन्हें ही गलत बताने। देखिए, जो इन्होंने नीट में ही कहा है, इन्होंने ट्वीट किया जिस कंपनी का नाम लेके, मैं कोई कंपनी में, इनसे पूछिए तेलंगाना में इनकी यूनिवर्सिटी किस कंपनी से करवा रही है, धारवाड़ में इनकी यूनिवर्सिटी कर्नाटक में किससे करवा रही है, बेंगलोर में जो है इनकी यूनिवर्सिटी किस। जवाब दें राहुल गांधी जी। भाई साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि इस संस्थान की वजह से गड़बड़ हुआ, यानी कोई एक जो भी एजेंसी है उसी एजेंसी से आप काम करवा रहे हैं, एजेंसी खराब है तो अपने यहां की यूनिवर्सिटी से विड्रॉ कर दीजिए। वास्तविकता क्या है, देखिए इस विषय पे सरकार बहुत संवेदनशील है, सजग है, सतर्क है, और इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी भी सेटअप हो गई है। और शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और उसको लेकर सरकार पूरी दृढ़ता के साथ काम कर रही है और ऐसा असंवेदनशील बयान नहीं देती है कि 20 पेपर लीक हुए थे राजस्थान में और तब उनके मुख्यमंत्री से पूछा गया तो अशोक गहलोत जी ने क्या बोला था, मैं जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये जादूगर टाइप का जवाब नहीं दिया गया था। मगर मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा, भाई साहब आप तो वो छात्र हैं जो फॉर्म ही नहीं भरते हैं और कहते हैं कि मुझे पास घोषित कर दिया जाए। आप उस वोटर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं जो कहता मैं कागज ही नहीं दिखाऊंगा मगर मुझे नागरिक मान लिया जाए। वक्फ बोर्ड में कहता मैं जमीन का कागज नहीं दिखाऊंगा, जमीन मेरी मान ली जाए। ऐसा कोई एग्जाम हो सकता है जिसमें कोई कहे कि मैं कॉपी जमा ही नहीं करूंगा, मैं आई कार्ड दिखाऊंगा ही नहीं, मगर मैं कह रहा हूं कि मुझे विषय का इतना ज्ञान है तो मुझे पास मान लिया जाए। लेकिन उन बच्चों का क्या सुधांशु जी, जो आई कार्ड भी दिखा रहे हैं, जो मेहनत भी कर रहे हैं, जो कॉपी भी जमा कर रहे हैं और आखिरकार फिर उन्हें खबर मिलती है कि उनका पेपर लीक हो गया और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। देखिए इस बार जो हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, बड़ा विचित्र हुआ है। क्योंकि पेपर लीक होना यह होता है कि पेपर छपे और छपने के बाद जहां पर सेंटर होता है वहां से बीच में लीक हो जाए। यहां तो इस प्रकार का आरोप लग रहा है जो पेपर सेटिंग करने वाले थे, मतलब उन्होंने ही अगर इस विषय को
बाहर कर दिया है, तो ये तो एक अलग प्रकार का डायमेंशन हो गया। इसको तो टेक्निकली लीक नहीं बल्कि कुछ और कहना चाहिए शब्द, जो कि अभी फिलहाल शब्द नहीं है। यानी पेपर सेटिंग करने वाला ही जब बेईमान हो गया तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो अब उसकी व्यवस्था की जा रही है कि अब पेपर सेटिंग की व्यवस्था में जो भी टेक्निकल यूज करना होगा, कोई किस ढंग से होगा कि एक व्यक्ति के हाथ में ज्यादा प्रश्न ना रहे, किसी को पूरा प्रश्न पता ना पता लगे, अब उसकी भी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है।